और पहली बार में तो ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाता हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। मैं लक्ष्मीकांत शुरू की थी और उसमें आर्टिकल्स ही नहीं याद होते थे और मुझे लगता था हे भगवान इतने सारे आर्टिकल्स हैं, याद कैसे करूँ। मैं दीदी को चिल्लाता था कि यहाँ कहाँ लाके मुझे फंसा दिया, मुझसे आर्टिकल्स नहीं याद हो रहे हैं, एग्जाम कैसे निकलेगा। कि आपके रूम में कोई फ्रेशर स्टूडेंट आ जाए तो पीएससी का सपना भी छोड़ दे। क्योंकि लोग बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने बहुत सीमित बुक्स पढ़ी, बहुत सीमित। आपके में इतनी बुक हैं तो लोग बोलते हैं सीमित पढ़ते हैं। मुझे तो आप में असीमित दिख रहा है, इसमें पूरा रूम भरा हुआ है। एमपीपीएससी टॉपर जिनकी एमपीपीएससी में 6 रैंक है, डिप्टी कलेक्टर अंबिकेश प्रताप सिंह जी। तो इनसे आज हम बात करने वाले हैं और इनका पहले तो हम रूम विजिट कराते हैं आपको, एक टॉपर्स कैसे रहते हैं। तो चलिए। नमस्कार गौतम जी, सिलेक्शन तक को यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे आज वो एक कॉमन नोशन जो होता है कि कुछ अलग होता होगा वो मिथ से आप बस्ट हो जाएगा और हम लोगों की ज़िंदगी कुछ अलग नहीं होती, उसके लिए आप आज दिखा सकेंगे कैसा होता है एस्पिरेंट लाइन के इधर भी और लाइन के उधर भी। तो आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये मेरा पहला रूम है, इसमें हम लोग 2-4 लोग रहते हैं इस रूम पे। तो ये मेरे 2 दोस्तों का रूम है, वो फॉर्चुनेटली अभी लाइब्रेरी में है तो इस वजह से वो यहाँ है नहीं। ये उनकी बुक्स रखी हुई हैं और ये सब तो आप समझ ही सकते हैं, कॉमन स्टूडेंट एरिया। ये एक डेस्क टेबल है जिसपे वो बैठ के पढ़ते हैं, कभी रात में यूज़ होने के वाला ये लैम्प जो कॉमन रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ऐसी ही होती हैं, इसलिए आप इन कबाड़ को देखते हुए आगे आ सकते हैं। उसके बाद ये है वो किचन जो मैगी बनाने और खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें कभी कभार हम लोग खाना बना लेते हैं या कभी मेस से खाना मंगाया तो यहीं पे साथ सर्व करके बांट लिया, जो भी होता है यहाँ पे हो जाता है। चाय वगैरह बनाने के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है। ये मेरा रूम है, यहीं पे बैठ के पढ़ाई लिखाई या जो भी कर्मकांड हम लोग करते हैं सब यहीं पे है। इसमें मैं और मेरी दीदी रहते हैं। ये मेरा सेक्शन है स्टडी का और ये मेरी बुक्स हैं। देख करके आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं, इनसे देख के डरने की जरूरत नहीं है कि लोग कहते हैं सीमित कंटेंट पढ़ना है और ये देख के फिर असीमित लग रहा होगा। मैं आपको आगे बता दूंगा कि इनमें रिसोर्सेस काम के बहुत कम है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेरे यूपीएससी के लिए हैं। और इधर आप देखेंगे तो वो मेरी दीदी का सेक्शन है, उसमें उनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और ये सारी डेस्क उनकी है जो वो लोग यूज़ करती हैं पढ़ने के लिए। और बस यहीं पे हम लोग बैठ करके और सारा पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही, क्या सामान्य समस्याएं आती हैं और क्या डाउट्स हैं जो कॉमन होते हैं अक्सर लोगों को और जो मुझे भी हुए और मैंने उनको कैसे डील किया। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज मेरे साथ है एमपीपीएससी टॉपर जिनका एमपीपीएससी 2020 में एमपी में 6 रैंक है, डिप्टी कलेक्टर अंबिकेश प्रताप सिंह जी। तो इनसे आज जानने वाले हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी रही और इनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। तो पूरा पहले शुरुआत में तो इनका इंट्रो लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अपने इंट्रोडक्शन में आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा और एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एमपी में सीधी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक चुरहट तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव है टीकट खुर्द, वहाँ से मेरा मूल निवास है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई थी। मैं 8वीं तक गांव के सरस्वती स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 9 से 12 तक मैं अपने यहाँ चुरहट में सरस्वती स्कूल में उच्चतर माध्यमिक में पढ़ा। उसके बाद मैंने 2014 से 18 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेट भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जैसा कि आपने मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बड़ी बहन जो मेरे साथ यहाँ तैयारी करती हैं और मैं हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं जो कुछ समय के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में भी पढ़ाते हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। मेरी बड़ी बहन वो मेरे साथ ही तैयारी करती हैं, वो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं और मैं तो हूँ ही। तो सिविल सर्विस में कैसे आना हुआ आपका? सिविल सर्विस में आने के लिए पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन फैमिली की जो हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वहाँ पे फैमिली का रिस्पेक्ट जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ऐसा बहुत बड़ा होता नहीं, ना ही इतने बड़े ख्वाब होते हैं। मेरे
पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनके कुछ अधूरे सपने थे जो शायद वो अपने समय में रिसोर्स कमी या किन्हीं अन्य कारणों से पूरे नहीं कर पाए थे, वो पूरा करूं। एक वो सम्मान प्राप्त करूं जो सामान्यतः वहाँ किसी ने प्राप्त नहीं किया था। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विस में आया। मैं एक इंजीनियर बन के अच्छा काम कर सकता था, पर शायद मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में आ करके मैं उससे बड़े प्लेटफॉर्म पे सर्व कर पाऊँगा। इससे मैं लोगों की भी मदद कर पाऊँगा, अपनी फैमिली की जो उनकी इच्छाएं थी शायद उसको भी पूरा कर पाऊँगा, और एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बड़ी लोगों को सर्व करके खुद के लिए भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन और पीस प्राप्त कर पाऊँगा, जो शायद एज ए इंजीनियर में नहीं प्राप्त कर पाता। पैसे वहाँ भी मिलते, पैसे यहाँ भी मिलते, उसकी ज़्यादा समस्या नहीं थी, पर ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, शायद इसके लिए मैं यहाँ पे आया। तो इसके बाद मुझे लगता है कि टू द पॉइंट अपने प्रश्नों पे आना चाहिए। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे पहले तो ज़्यादातर मेरे पास अभी कमेंट्स आते हैं कि आप सोर्स का क्यों नहीं पूछते, और मुझे लगता है कि आपके रूम में कोई फ्रेशर स्टूडेंट आ जाए तो पीएससी का सपना भी छोड़ दे क्योंकि लोग बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने बहुत सीमित बुक्स पढ़ी, बहुत सीमित, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं इसको देख के बोलेंगे टॉपर भी झूठ बोलते हैं, और मेरे में कमेंट भी आते हैं टॉपर झूठ बोलते हैं, सत्यता नहीं बताते। आपके में इतनी बुक है तो लोग बोलते हैं सीमित पढ़ते हैं, मुझे तो आप में असीमित दिख रहा है, इसमें पूरा रूम भरा हुआ है। देखिए, आपको देख के ऐसा लगता होगा कि ये असीमित है, पर वास्तव में मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी यूपीएससी से संबंधित है। पीछे की एक पूरी रैक में मेरे ऑप्शनल की बुक्स वगैरह हैं, उनका एमपी में यूज़ नहीं होगा। दूसरा जो है वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हैं, वो भी पूरी रैक ऐसे ही भरी हुई है। इसके अलावा जो मटेरियल होते हैं, जो बेसिक बुक्स होती हैं, वही ऐसे सोर्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया है, जो कोर रेफरेंस चीज़ें हैं। अदर देन दैट कुछ नोट्स होते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ की कॉपी होती हैं, या आंसर प्रैक्टिस के लिए आप जो खुद की कॉपी रखते हैं, वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जो रेगुलर रिवीजन वाली चीज़ें हैं वो आज भी सीमित हैं। कि आपने शुरुआत कैसे की थी, कहाँ से चलना शुरू किया था इस फील्ड में, यूपीएससी से या एमपीपीएससी से यूपीएससी की ओर गए? तो एकदम जीरो लेवल से अपने बारे में बताएं कि मैंने ऐसे तैयारी की शुरुआत की थी प्रारंभिक दिन से। 2018 जनवरी की बात है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था और ऑलमोस्ट मेरा था कि मैं इंजीनियरिंग करके जॉब के लिए निकल जाऊंगा, और मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में, और उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि 6 महीने की बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद मैं कुछ फॉरेन ऑप्शंस चूज़ कर सकता था। वो पावर लाइन की कंपनी थी, कोर ट्रांसमिशन कंपनी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। पर मेरे घर वालों को लगता था कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए और मैं कुछ बेहतर करूं घर यहाँ पे रह के, और विशेष रूप से मेरी बहन को लगता था कि मुझे सिविल सर्विस करना चाहिए। उनको इसको लेकर के पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा चार्म था, तो उन्होंने मेरी फैमिली को कन्विंस किया, मेरे पापा को कन्विंस किया कि इसको नौकरी में जाने देने से अच्छा है कि इसको सिविल सर्विस की तैयारी करवानी चाहिए, और उन्होंने उनको कन्विंस करके और मुझे दिल्ली पहुँचा दिया। मैं ज़्यादा खुश नहीं था दिल्ली जा करके, और पहली बार में तो ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाता हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई प्लेसमेंट सेल पे बात कर और मुझे जाना है, ज्वाइन करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं। दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम करोगे और हो जाएगा, और ऐसे कर करके उन्होंने फाइनली मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं, तुम्हें एक बार देखना है, अगर नहीं होगा इसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना। और फिर मैं जब ट्राई किया तो लक्ष्मीकांत शुरू की थी, और उसमें आर्टिकल्स ही नहीं याद होते थे, और मुझे लगता था हे भगवान, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, याद कैसे करूँगा। मेरी मगिंग मेमोरी बहुत ख़राब है, सामान्यतः मुझे चीज़ें याद नहीं होती। फ़ोन पे दीदी को चिल्लाता था कि यहाँ कहाँ लाके मुझे फंसा दिया, मुझसे आर्टिकल्स नहीं याद हो रहे, एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो वो मुझे इमोशनली वहाँ पे फ़ोन पे कन्विंस करती थी कि अभी शुरुआत है, तुम कोशिश करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। कई बार वो दिल्ली आई इलाहाबाद से, वो उस समय इलाहाबाद में रहती थी, तो वो कई बार दिल्ली आई और उन्होंने आ करके मुझे पर्टिकुलर मतलब समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में सबको लगता है और तुम्हें भी लग रहा है कुछ नया नहीं है। तो वो समझाती थी और मैं ट्राई करता रहा कि हाँ होता जाए। धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गईं और मैं पढ़ना शुरू किया, तो एक टाइम के बाद लगने लगा कि हाँ ठीक है। फिर मेरा स्टडी सर्कल हो गया, मेरे कुछ दोस्त बन गए जो सेम ग्रुप के थे, तो चीज़ें आसान होती चली गई और मैं कोशिश करता रहा। उसके बाद जर्नी आगे आ गई। यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया और समहाउ मेरा पेपर सीसेट बिगड़ गया, तो पेपर ख़राब हो गया और मैं दिल्ली में रह रहा था, दीदी इलाहाबाद में रह रही थी, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो हमने सोचा एक स्थान पे रहते हैं, दीदी की भी तैयारी हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। मैं वहाँ से इंदौर आ गया, हम दोनों यहाँ प्रिपेयर करने लगे और उसके बाद बैकअप प्लान के रूप में दीदी ने बोला कि एमपीपीएससी ट्राई कर लो, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन ठीक ठाक है, जो एक्स्ट्रा है वो मेरे सोर्सेज मटेरियल कुछ हैं उनको पढ़ लो। तो मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, रश नहीं है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने एमपी के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है कॉमन सिलेबस के अलावा, उसको मैंने पढ़ा और मैंने 19 का अटेम्प्ट दिया और
वो हो गया, फिर मेंस लिखा और इंटरव्यू कॉल आया 19 का, और उसके बाद फिर लगे हाथ मैंने ऐसे ही 20 के लिए भी ट्राई किया और 20 का भी मेंस लिखा और आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया। 19 का मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है जो अभी पेंडिंग है। 21-22 का ऐसा सीन है कि मुझे मेंस लिखना था पर अब शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। जैसे 20 का दिया था तो देने के बाद आपको क्या लगा था, कितना कॉन्फिडेंस था? तो लोग बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम देने से पहले होगा या नहीं होगा, आपके अंदर क्या स्थिति उस वक्त? एग्ज़ाम देने के पहले तो डर सबको लगता है पर समहाउ आपको डर मैनेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके जाएंगे तो आप नर्वस होंगे और पेपर बिगाड़ लेंगे। मुझे ऐसा था कि ये मेरा बैकअप एग्ज़ाम है, जो होगा देखा जाएगा। तो एग्ज़ाम देने के पहले तक मैं पढ़ता था, नर्वस होता था, जो भी होता था। जब लास्ट बुक मैंने बंद की उसके बाद जय माता दी टाइप। प्रीलिम्स की आपने कितने दिन तैयारी की थी और कैसे की थी? 2019 के प्रीलिम्स की जब तैयारी की बात आई थी तो लगभग 20-25 दिन कुछ टाइम फ्रेम था जिसमें मैंने तैयारी की थी। पहली बार में मात्र 20 दिन? हाँ। उससे पहले एमपीपीएससी की नहीं थी? पहले नहीं की थी, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट का मेरा फिजिकल फेल हुआ था तो मैं आया था, तो मेरे पास इतने ही दिन बचे हुए थे करने के लिए। तो मेरा फाउंडेशन ठीक ठाक था, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो एमपी स्पेशल था, खास तौर पे एमपी था उस टाइम पे, एक्ट वगैरह पूछता था, तो मैंने 20-25 दिन में उनके समराइज नोट्स बनाए और जिनको मैं सोच रहा था कि बार बार रिवाइज करूँ, और उसको मैंने पढ़ा, उसके बाद दिया और समहाउ मेरा काम बन गया उतने में। और जब 2020 के प्रीलिम्स की बात आई तो उसके लिए तो मैंने इतना भी नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे 5 अगस्त को मेरा यूपीएससी इंटरव्यू होना था और 25 जुलाई को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स था। तो इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच का टॉगल था, तो बस मैंने किस भरोसे पे गया था कि मैंने आज तक कुछ तो पढ़ा होगा और अगर पढ़ा होगा तो काम आएगा। और 2020 का पेपर रिलेटिवली एनालिटिकल था तो मेरे फेवर में आ गया, यूपीएससी के एलिमिनेशन वाले लॉजिक काम कर गए, तो वहाँ पे अच्छे से पेपर निकल गया। वो आपने 19 वाली 15 दिन की वो तैयारी इधर काम आ गई? हाँ, 19 में मैंने एमपी जो पढ़ा था तो वो था, और एमपी का मेंस जब मैंने लिखा था तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो एमपी का समहाउ आइडिया हो गया था मुझे। बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग थे तो उनके क्वेश्चन आ गए और मैंने उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा काम बन गया। मैंने आपके बारे में सुना है आप तुक्का बहुत बेहतर तरीके से लगाते हो। देखिए, तुक्का नहीं कहना चाहिए, उसको स्मार्ट गेस कहना चाहिए, और वो लगता तब है जब आप कंटिन्यूस स्टडी करते हो। क्योंकि अगर आप डिस्क्रीट या पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको इन बिटवीन द लाइन चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन जब आप एक फ्लो में या बुक जैसी चीज़ें पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि इवेंट किस हिसाब से हो रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको लगे कि इन बिटवीन द लाइन कोई इवेंट पूछा गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये होगा तो कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। इससे वो ऑप्शन में हटा देता था जो नहीं होगा और इसके बाद लगाता था, तो मोस्टली सवाल सही हो जाते थे। तो इसे स्मार्ट गेस कहना चाहिए, तुक्का नहीं कहना चाहिए। कि आपने एमपीपीएससी के लिए सोर्सों का चुनाव कैसे किया था, क्या क्या सोर्स रहे जिससे आपको इतने कम टाइम में सफलता भी मिल गई? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एमपीपीएससी और यूपीएससी के जो कॉमन सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैंने किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स को फॉलो नहीं किया। जो मेरा रेगुलर सोर्स था यूपीएससी का, मैं उसी को फॉलो करता था। और अदर देन एमपी का जो एक्स्ट्रा वाला मटेरियल था उसमें चूँकि दीदी के नोट्स ज़्यादातर चीज़ें थी तो उन्होंने सेग्रीगेट करके रखी हुई थी, तो वही कुछ कॉमन बुक्स या कॉमन नोट्स थे, कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लिए काम चलाने के लिए, उनको फॉलो किया। मिनिमम सोर्स मैंने फॉलो किया और उसमें से काम भर के लिए ऑप्शन आ गए और मेरा काम हो गया। तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी? ऑथेंटिक बुक की बात की जाए तो अब बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए मैंने जो रेगुलर सोर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रामचरण शर्मा, तीनों वॉल्यूम में आती हैं, एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न के लिए, तो इनको मैंने फॉलो किया था। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करता था, हालांकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो एक सविंद्र सिंह करके फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, वो मुझे पर्टिकुलर बहुत अच्छी लगती थी और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, तो मैं उसको फॉलो कर लेता था। इसके अलावा जो भी है, जैसे साइंस के लिए एक साइंस की स्पेशल लूसेंट आती है, अगर आपको पता होगा तो मैं उसको रखता था, तो बेसिक साइंस वहाँ से हो जाता था। इन्वायरमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं तो साइंस की, तो उसमें आप दृष्टि का एक साइंस की और इन्वायरमेंट की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनमें आप किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लें, उसको समराइज़ करके उसमें पॉइंट्स निकाल लें और एक शॉर्ट नोट्स टाइप चीज़ें बना लें, उतने में आपका काम आसानी से हो जाता है। ऑथेंटिक बुक्स में जो मैंने आपको बताया, ये मेरे रेगुलर सोर्स हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इन्हीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही नोट्स फॉलो करें या यही बुक्स फॉलो करें। हर किसी के अपने वेपन्स होते हैं, आप जिस हथियार से लड़ने में माहिर हैं आप उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप जिस भी बुक पे ट्रस्ट करें या मटेरियल पे ट्रस्ट करें, आप उनको एक बार लें और उन्हीं को पढ़ते जाएं बार बार और रिवाइज़ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैं बताऊँगा, एक ओनली आईएएस करके यूट्यूब चैनल है और
उनका प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल डिस्कशन आता है, उसको मैं थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस फॉलो करता था। उससे रीसेंट इवेंट के जो भी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ भी चीज़ें आती हैं वहाँ से कवर हो जाती थी, तो मुझे करंट का बहुत अच्छा आइडिया रहता था। तो ये चीज़ें खास तौर पे 3 मार्क्स और 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डील करने में बहुत फ़ायदा करती थी। तो सम अप मैं यही कहूँगा कि आपको अपने नोट्स खुद से एक बार चूज़ करने चाहिए, और जब आप उन्हें चूज़ कर लें तो आपको बदलना नहीं चाहिए, उसको आप टाइम के साथ अपडेट करते जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आज आप किसी और नोट से पढ़ रहे हैं, कल किसी और नोट से पढ़ें। आपकी स्ट्रेटजी में क्या रहा कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले की थी या मेंस की, या फिर दोनों को आप साथ लेके चले थे? मैंने एक होलसम में पढ़ाई की, मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ा था। जब तक एग्ज़ाम ठीक ठाक दूरी तक रहता था तो मैं सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ता था कि मुझे इसके बारे में समझ के पढ़ना है। जब प्रीलिम्स आ जाता है तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेलेक्टिव फैक्ट्स निकाल लेता था, उसमें से उनको पढ़ लेता था। अदरवाइज़ बुक को एज अ बुक पढ़ता था, जिससे सारी क्रोनोलॉजी और इवेंट्स एक सीक्वेंस में मेरे दिमाग में चलते रहें। कभी कभी क्या होता है, जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, और कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, तो आप क्या करते थे? कभी डिमोटिवेट हुई हो जाते हैं? जब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि अब दिमाग में नहीं जा रही हैं चीज़ें या आप अटक गए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक शार्प डिस्ट्रैक्शन लें। मतलब आप उसको वहीं पे रोक दें, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। आप कुछ और करें, मूवी देख लें, गाना सुन लें, 1-2 दिन इधर उधर घूम लें, कुछ भी करें, और उसके बाद जब आपका दिमाग थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए तो आके आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आपका मन करे पढ़ने का, उसको आप पढ़ें। तब तक आपका दिमाग ठीक ठाक रिफ़्रेश हो चुका होगा, और उसके बाद आकर के आप वापस वहाँ से पकड़ें जहाँ से आपने छोड़ा था। इससे आपका एक सब्जेक्ट अलग तैयार हो गया, दिमाग रिफ़्रेश हो गया, और वो जो अटक गया था लूप में दिमाग, वो आगे बढ़ेगा, तो उससे आप सब्जेक्ट को फिर से तैयार कर सकते हैं। एक बात और कि लोग बोलते हैं कि मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, तो आपने किस टाइप से सब्जेक्ट को कवर किया था? कैसे करना चाहिए? आपके स्मार्ट स्टडी कैसे रही? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ खींचे जा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है कि पेपर 4 और पेपर 5 जो हैं, वहाँ पे नंबर ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव जैसे हो जाते हैं। स्पेशली पेपर 5 हिंदी के पेपर में, वहाँ पे आप 150 प्लस मार्क्स भी फेच कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी स्मार्ट वर्क किया है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो उस पर आपको अपना ग्रिप नहीं खोना है। पेपर 4 पे आपको तैयारी अच्छे से करनी है, जिससे वहाँ पर आप नंबर खींच सकें। इसके बाद जब पहले 3 पेपर की बात आती है, तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई बंदा हर सब्जेक्ट में मास्टरमाइंड होता है। सबके अपने स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं और सबके अपने वीक जोन होते हैं। तो जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो, जैसे मैं कहूँ मुझे पॉलिटी या ज्योग्राफी में मुझे लगता था कि वहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहाँ पे आप किसी भी सूरत पे नंबर लूज़ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप जो सबसे बेस्ट लिख सकते हैं उन पे काम करें, और जहाँ ऐसा लगे आपको कि यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा या नहीं हो पा रहा, जैसे मैं कहूँ तो लोक प्रशासन मेरे लिए थोड़ा सा कमज़ोर सेक्शन था, तो वहाँ पे आप एवरेज करने की कोशिश करें कि चीज़ें कम से कम अटेम्प्ट हो जाएं और एवरेज हो जाएं, तो आपके नंबर ठीक ठाक हो जाएंगे। और इन पूरी जर्नी में अगर आपने बाकी के सारे सब्जेक्ट निपटा लिए हैं तो आपका निबंध वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब सब सारी चीज़ें आपको पता है तो निबंध हर चीज़ों को जोड़ने का एक आयाम बस होता है। और रही बात, अगर मुझे लगता है डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने की बात हो, तो उसके लिए पेपर 3 पे आपको कहीं ना कहीं होल्ड रखना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा पेपर है जो आपको ऑब्जेक्टिव जैसे मार्क्स दिला सकता है। उसमें आप 200 नंबर तक भी खींच सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इसलिए उस पर आपको ग्रिप रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो अब मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी, और मेरा 3rd पेपर स्ट्रांग था क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी था, और मैंने आपको बताया कि मैं करंट इवेंट से जुड़ा रहता था। तो जो भी ऐसी चीज़ें आती थी जो लोगों को बाउंस लगती थी, जैसे एंटी साउंड 2020 का क्वेश्चन था, तो या फिर क्वांटम कंप्यूटर 2019 का क्वेश्चन था, तो इन सब चीज़ों में मेरा ग्रिप था। तो मैंने वहाँ पे मार्क्स फेच करने की कोशिश की थी, और बाकी हर किसी की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी हो सकती है। बस मैं ये कहूँगा कि आप जिस चीज़ में स्ट्रांग हैं उसको अपना हथियार बनाएं, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे तो शायद आप सबसे अच्छा मार्क्स फेच कर पाएंगे। सिविल सर्विस की जर्नी में एक सफ़र लंबा हो जाता है। भले कहें कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, लेकिन यहाँ तक आते आते मुझे लगता है 2 से 3 साल की प्रोसेस हो गई है। कभी कभी बीच में ऐसा लगने लगता है कि यार होगा या नहीं होगा और क्या करें। कुछ स्टूडेंट को जो सामान्य समस्या आती हैं, आपको इस बीच में कौन कौन सी सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ा जो आपको लगा हो? मुझे लगता है कि 2-3 समस्याएं बड़ी कॉमन होती हैं। सबसे पहला कि फाइनेंशियल क्रंचेस आपको अक्सर आते हैं, ख़ास तौर पे जब जर्नी बहुत लंबी हो जाए। तो इस टाइम के लिए मेरे कुछ दोस्त थे, जब भी मुझे ऐसे फाइनेंशियल क्रंचेस आए तो उन्होंने टाइमली मुझे बहुत मदद की, और इसकी वजह से मुझे
वहाँ से निकलने में मदद मिली। इसके अलावा मैंने खुद से भी ट्राई किया कि जब भी मौका मिले तो मैं कुछ कर लूँ। इसके लिए मैंने यूपीएससी के टेस्ट सीरीज़ की कुछ कॉपियाँ चेक की थी, मैंने कुछ कोचिंग में कुछ दिन के लिए पढ़ाया भी था, तो इससे कुछ पैसे मैं इकट्ठा कर लिया था जब लीन टाइम था, तो उस समय मेरा काम चल गया। इसके अलावा एक सबसे कॉमन समस्या ये होती है कि लंबी जर्नी में अक्सर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, उबाऊपन आता है, तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि ये आपका एक पीयर ग्रुप होता है जो आपको इस टाइम पे बहुत मदद करता है। तो मेरा स्टडी सर्कल में मेरे जो दोस्त हैं, मेरी दीदी हैं, ये लोग थे, तो मेरे सबसे बुरे दौर में इन्होंने सबसे ज़्यादा साथ निभाया। वो हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करते थे कि आप करो, आपका हो जाएगा, आज समय ख़राब है, कल तो अच्छा होगा। तो उस टाइम पे उन्होंने किया, और जब हमारा टाइम अच्छा होता तो वो आंसर राइटिंग, डिस्कशन, इन सब चीज़ों पे बात करते थे, तो वो भी कट गया और इतना बुरा नहीं लगा। और एक अलग चीज़ आती है कि सोसाइटी का, कई बार आपके खुद के दोस्तों का या परिवार समाज का प्रेशर आता है या नेगेटिविटी आती है, अब वो आपके बारे में नोशन उल्टा सर्कुलेट करेंगे या ऐसी ऊटपटांग कल्पनाएं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहस करने का कोई मतलब होता नहीं है। आप उसको जितना अवॉइड करेंगे, अपने पीयर ग्रुप वाले सर्कल में रहेंगे, तो आप उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। मेल और फीमेल पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोगों की एक धारणा है अभी वर्तमान में? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपके मेल और फीमेल दोनों दोस्त हो सकते हैं और उनका एक इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। जैसे मेरे केस में बताऊं तो मेरे जितने भी मेल और फीमेल दोस्त रहे हैं वो मेरे सर्कल में काफ़ी अच्छे रहे हैं। वो जो पढ़ाई वाले हैं और जो बिना पढ़ाई या इन जनरल लाइफ में हैं, उन सबका हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट रहा है और उन्होंने हमेशा मुझे मोरली सपोर्ट किया है और मेंटली सपोर्ट किया है, जैसा भी ज़रूरत पड़े। पढ़ाई वाले दोस्तों ने हमेशा डिस्कशन किया, चीज़ें इवेल्युएट की और जब भी ख़राब हो तो उसके बारे में चर्चा की। और जो स्टडी सर्कल के बाहर के मेरे दोस्त थे या मेल फीमेल फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेंटली हमेशा सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, आपको बस भरोसा रखना है, चीज़ें ख़राब होंगी तो हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। तो मुझे लगता है आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए, वो कैसा हो, किस जेंडर, उसमें कंपोजिशन क्या हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर अच्छा हुआ तो आपका बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हाँ, अगर आपका सर्कल डिज़ास्ट्रस हुआ तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बैकफायर कर जाएगा। इसलिए आपको अपना सर्कल बहुत बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। तो जो लोगों का मानना रहता है कि हमको सिर्फ पढ़ाई वाले ही दोस्त रखना चाहिए, तो आपका क्या मानना है कि पढ़ाई से बाहर भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ना कि ज़िंदगी से बढ़ के है। आपकी ज़िंदगी पढ़ाई के अलावा भी कई आयामों में होती है और आप कई लोगों से जुड़े होते हैं। तो पढ़ाई के बाहर के भी लोग कैसे हैं, ये मैटर करता है। मेरे पढ़ाई के बाहर वाले भी दोस्त जो हैं, वो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते थे कि मैं कर सकता हूँ, और इन जनरल मेरी लाइफ में जो समस्याएं हैं उनके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उनके पास होता था, वो हमेशा देने को तैयार रहते थे। तो जैसे जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिनको मेंटली सपोर्ट करना था उन्होंने मेंटली सपोर्ट किया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बस ये हो कि उनके इंटेंशन और आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इंटरव्यू से पहले आपके जो मन में जो प्रश्न थे, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया आपने? मैंने MPPSC का और UPSC का दोनों इंटरव्यू दिया है। तो उधर का सीन, UPSC का सीन अलग रहता है। MP के लिए कैसे क्वेश्चन उस समय हो रहे थे, इसके लिए आपने खुद ही अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डाली थी, तो मैंने उनको देख के एक रफ आइडिया ले लिया था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो फैक्ट्स मैंने उस बेसिस पे भी तैयार कर लिए थे। और रही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो वो आपका पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है, बस आपको उसको शार्पन करना होता है। तो मैंने भी उसको उस हिसाब से रिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। और उसके बाद मैं इंटरव्यू में गया था, रायकवार सर का बोर्ड था मेरा, तो अंदर मैं गया और मैंने सोचा था कि बस ओपन माइंड से और अटेंटिव होकर के मुझे क्वेश्चन डील करने हैं। जो आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो सॉरी तो बोली जा सकती है। और बस उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण में क्या अंतर होता है, फ्रीबीज का क्या तुष्टीकरण है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ गौतम सर के क्वेश्चन थे रैपिड फायर मोड वाले। तो मुझे जो आता था बेस्ट पॉसिबल आंसर मैंने देने की कोशिश की थी, और उसके अलावा जो नहीं है तो मैंने सीधा मना किया कि सॉरी सर, मैं अटेंड नहीं करना चाहता। ऐसा कोई प्रश्न किया गया इंटरव्यू में, आपको लगा कि उस पर ज़्यादातर इंटरव्यू चला आपका? रायकवार सर ने मुझसे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि अगर मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना दूं तो आप क्या करोगे। और मुझे लगता है मैंने उस पर जो आंसर किया, उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट इंटरव्यू उसी के साथ चला गया और वो लास्ट तक उसी पे चलता रहा। और सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये थी, जो लास्ट का ऑकवर्ड साइलेंस था, उसमें चेयरमैन, जब गौतम सर ने अपना क्वेश्चन ख़त्म किया, वो 4th मेंबर थे, तो उसके बाद चेयरमैन सर ने बस मेरा नाम लिया और नीचे
कुछ नोट डाउन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। मैं 30 सेकंड 40 सेकंड वेट करता रहा कि शायद सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बस ऐसे गर्दन हिलाई, मुझे लगा कि शायद वो कह रहे हैं जाने के लिए। तो मैंने खुद से ही कहा कि सर क्या आपने मुझे जाने के लिए कहा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आप जा सकते हो, और मैं उसके बाद वहाँ से निकल के चला आया। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है, वहाँ का इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है अंदर? ऐसा पर्टिकुलर कुछ अलग नहीं होता, बस हम ज़्यादा कॉशियस इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें हमारे करियर की पूरी बात रहती है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन रहती है करियर ख़त्म होने का, तो हम ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। पर अगर आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखें और नर्वस ना हो तो मुझे लगता है आप ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, और जो क्वेश्चन आपको आता है आप आंसर कर सकते हैं। नहीं आया तो आपके पास सॉरी बोलने का ऑप्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस क्वेश्चन पर ज़्यादा जज किया जाता है जिसका आप आंसर देते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। जिस पे आप सॉरी बोलते हैं उस पर इतना जज नहीं किया जा सकता है। तो ब्लफ करने से बचें और एक्चुअल जो आप फील करते हैं वो आंसर करें, तो आप मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर करेंगे इंटरव्यू में। हमारा जो प्रयास है कि आपको कहीं ना कहीं ये टॉपर्स की वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। सिलेक्शन तक के टेलीग्राम पे अधिकतर टॉपरों की कॉपी मैं डाल चुका हूँ, वहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स और पूरे नोट्स भी डाल चुका हूँ, तो वहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।